यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के लिए है। क्या आपको पता है भारत में हर साल लाखों लोग इलाज के नाम पर लूट जाते हैं और उन्हें खुद समझ भी नहीं आता कि लूटे कैसे। सोचिए आप डॉक्टर के पास गए उम्मीद लेकर कि वो ठीक करेगा, लेकिन वहीं से शुरू हो जाता है वो खेल जिसमें आपकी बीमारी से ज़्यादा आपकी जेब का इलाज होता है। ये कहानी सिर्फ आपके शहर की नहीं, ये कहानी पूरे देश की है। आज हम उसी सच पर बात करेंगे जो अस्पताल की चमचमाती दीवारों के पीछे छुपा है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, शायद आपकी जिंदगी बचाने वाला सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और हां, अगर आप ऐसे ही जरूरी और कड़वे सच जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। चलिए जानते हैं, आपने कभी किसी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल के बाहर की भीड़ देखी है? भीतर तक लाइन लगी होती है, कोई रिपोर्ट लेके खड़ा है, कोई पैर पकड़ के बैठा है, कोई अपने बच्चे के लिए अंदर भाग रहा है। लेकिन उस भीड़ के अंदर एक और भीड़ होती है जो दिखती नहीं, वो होती है टेस्ट, रिपोर्ट, कमीशन और कमीशन के कमीशन की भीड़। आज हम बात करेंगे उस सच की जो एक्सरे की मशीन के पीछे छुपा है, जो क्लिनिक के बोर्ड के नीचे चुपचाप चल रहा है और जिसे हम और आप कभी कभी समझ ही नहीं पाते। अब मान लीजिए आप सिर दर्द से परेशान हैं, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले एमआरआई करा लो। एमआरआई की कीमत 4,000 रुपए से 10,000 रुपए। आपने बिना सवाल पूछे टेस्ट करा लिया, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वाकई जरूरत थी एमआरआई की या वो एक खेल था कमीशन का? भारत में आज लाखों लोग ऐसे टेस्ट करवा रहे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं। कमीशन बेस्ड ट्रीटमेंट इलाज नहीं, बिजनेस है। भारत में कई प्राइवेट डॉक्टर और अस्पतालों का खेल सीधा है। एक डायग्नोस्टिक लैब होती है, वहां से 30-40% कमीशन डॉक्टर को मिलता है। जितना टेस्ट लिखोगे उतना पैसा आएगा। कोई टेस्ट 2,000 का है, डॉक्टर को 600 रुपए से 800 रुपए तुरंत मिलते हैं, चाहे मरीज को जरूरत हो या ना हो। उदाहरण के लिए कुछ बेवजह के टेस्ट जैसे फीवर है, बोलेंगे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, मलेरिया, टाइफाइड पैनल करवा लो। घुटना दर्द, बोलेंगे एक्सरे, फिर एमआरआई, फिर फिजियोथेरेपी पैकेज। मामूली ब्लड प्रेशर, बोलेंगे ईसीजी, 2D इको, टीएमटी करवा लो। रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर बताएगा, क्योंकि 90% मरीजों को रिपोर्ट समझ ही नहीं आती। कुछ हेल्थ वर्कर का यहां तक कहना है कि सर, हमसे बोला जाता है कि हर मरीज को टेस्ट के लिए बोलो, अगर महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सैलरी कट जाएगी। और इसके पीछे क्या है? डॉक्टर का टारगेट, लैब का कमीशन, मेडिकल कंपनी का ज्यादा टेस्ट बेचने का प्लान और ऊपर से भय, कुछ छूट गया तो। मतलब अब इलाज भरोसे से नहीं, लिस्ट से चलता है। डॉक्टर पर्चा नहीं देता, बिल बनाता है और मरीज बेचारा सोचता है कि सब सही हो रहा है, लेकिन वो क्या जाने, वो अब इलाज नहीं, एक धंधे का ग्राहक बन चुका है। आइए आगे समझते हैं डॉक्टर या सेल्स एजेंट। प्रिस्क्रिप्शन के पीछे का कमीशन गेम क्या है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप भरोसे के साथ जाते हैं कि वो आपको सबसे अच्छा इलाज देगा, लेकिन अगर डॉक्टर की जेब में पहले से किसी दवा कंपनी की डील पड़ी हो तो वो आपका इलाज नहीं करता, वो आपके नाम पर उस कंपनी की सेल बढ़ा रहा होता है। भारत में हजारों डॉक्टर हर महीने लाखों की ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो दवाएं वाकई जरूरी है या सिर्फ इसलिए लिखी गई है क्योंकि कंपनी बोली थी? हर महीने 50 पर्चियां हमारी दवा की होनी चाहिए, बदले में मिलेगा एसी कॉन्फ्रेंस, ट्रिप टू दुबई, एक आईफोन या क्लिनिक का नया एसी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर असली गेम प्लेयर हैं। इन दवा कंपनियों के एमआर रोज डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचते हैं, गिफ्ट लेकर, डील लेकर, टारगेट लेकर। डॉक्टर से कहते हैं, सर ये लिस्ट है, अगर आप ये दवा हर रोज 5 मरीज को देंगे तो महीने के अंत में कुछ खास आपके लिए होगा। मरीज को क्या दिया जा रहा है? जरूरी दवा या टारगेट पुल करने की गोली? जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड, यह समझने का खेल है। जेनरिक दवा 10 रुपए की होती है, वहीं ब्रांडेड 150 रुपए की होती है। डॉक्टर ब्रांडेड लिखता है क्योंकि उसी पर एमआर कमीशन देता है।
मरीज को नहीं पता कि वही दवा ज़्यादा सस्ती मिल सकती थी और फार्मेसी वाला भी वही देगा जो डॉक्टर ने लिखा है। फार्मा कंपनियां सिर्फ गिफ्ट नहीं देती, पूरा भविष्य खरीद लेती है। कॉलेज में पढ़ते ही ब्राइट स्टूडेंट्स को कंपनी पकड़ा देती है, उन्हें रिसर्च में नहीं बिक्री में डाला जाता है। जो डॉक्टर इथिकल हैं उसे कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता। डॉक्टर अब चिकित्सक नहीं एक इन्फ्लुएंसर बन गया है जो मरीज की जरूरत नहीं ब्रांड की पॉलिसी समझता है। उन्हें मंथली टारगेट दिए जाते हैं, हर डॉक्टर का अलग रेवेन्यू गोल होता है। अगर एमआर की दवा ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं की तो अगली बार उसके पर्क्स कट जाते हैं। आखिर कैसे चलता है प्रिस्क्रिप्शन का बिजनेस? सबसे पहले फार्मा कंपनी नए ब्रांड की दवा बनाती है, एमआर के जरिए डॉक्टरों तक पहुंचती है। टारगेट, गिफ्ट, यात्रा, कैश ऑफर दिए जाते हैं। डॉक्टर वही ब्रांड मरीज को लिखते हैं। मरीज खर्च करता है 5 गुना ज़्यादा पैसा। फायदा कंपनी और डॉक्टर को, नुकसान सिर्फ मरीज को। और ये सिर्फ दवाओं तक नहीं है, अब ये सिस्टम आईवीएफ ट्रीटमेंट, कैंसर कीमो, डायलिसिस पैकेज, वेट लॉस प्लान्स, हर चीज़ में घुस चुका है। जहां मरीज सबसे ज़्यादा भावनात्मक होता है वहीं सबसे ज़्यादा शोषण होता है। लोग क्या समझते हैं, डॉक्टर ने लिखा है तो सही ही होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि उस प्रिस्क्रिप्शन के पीछे की कहानी में शायद एक आईपैड दिया गया हो, एक सिंगापुर ट्रिप बुक हो चुका हो या अगली ईएमआई उसी दवा से निकलने वाली हो। और सबसे बड़ा धोखा ये होता है जब एक पढ़ा लिखा ओथ लेने वाला इंसान अपनी कसम छोड़कर किसी कंपनी के बोनस के लिए आपकी बीमारी को बिजनेस बना लेता है। जब कोई इंसान ये सुनता है कि उसे कैंसर हो गया है, या जब कोई माँ बनने की उम्मीद में आईवीएफ कराने आती है, या जब किसी बुजुर्ग को डायलिसिस पर डाल दिया जाता है, तो उस वक्त एक इंसान सिर्फ इलाज चाहता है, वो सवाल नहीं करता। और इसी सवाल ना पूछने वाले मौके पर मेडिकल माफिया सबसे ज्यादा कमाता है। सबसे पहले है कैंसर, इलाज कम बिल ज्यादा। आप सोचिए, मरीज को बोला गया आपको ट्यूमर कैंसर हो सकता है, बायोप्सी कराइए। बायोप्सी आई इनकॉन्क्लूसिव यानी अस्पष्ट। डराया गया, एक दिन भी देरी जानलेवा हो सकती है। शुरू हो गया 5 लाख का कीमोथेरेपी पैकेज। हकीकत क्या है, 20% केस में कैंसर की पुष्टि नहीं होती, लेकिन इलाज शुरू कर दिया जाता है। कीमोथेरेपी, जिंदगी से ज्यादा मुनाफा। एक कीमो दवा की एमआरपी 50,000 रुपए, असली लागत 2,000 से 5,000 रुपए। बचा कौन? मरीज नहीं, बचा सिर्फ हॉस्पिटल का प्रॉफिट मार्जिन। कई बार मरीज की हालत उतनी गंभीर नहीं होती, पर इलाज का डर दिखाकर पैकेज बेचा जाता है। दूसरा है डायलिसिस, जीवन की रस्सी और कमाई का जरिया। भारत में लाखों लोगों को डायलिसिस पे डाला गया है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये जरूरी नहीं था। डॉक्टर्स बताते हैं कि किडनी 30% भी काम कर रही हो तो डायलिसिस टाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस का स्केड्यूल, एक बार का खर्च 1,500 से 5,000 रुपए, महीने का कुल खर्च 20,000 से भी ज्यादा। कमीशन का खेल, डायलिसिस मशीन पर कंज्यूमेबल्स लगते हैं, पाइप्स, फिल्टर्स, उन पर भी 40 से 60% मार्जिन मिलता है। कई बार मरीज की रिपोर्ट ठीक भी हो तो भी डायलिसिस चालू रखा जाता है ताकि बिलिंग ना रुके। तीसरा है आईवीएफ यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां भावनाओं का कारोबार होता है। जब कोई औरत मां नहीं बन पाती तो वो अपने शरीर, अपनी सेविंग्स, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा देती है। आईवीएफ सेंटर इसी भावना को भुनाते हैं। आईवीएफ एक साइकिल का खर्च 1 लाख से 3 लाख, सक्सेस रेट सिर्फ 20 से 25%, लेकिन प्रचार में बोलते हैं 100% सफलता की गारंटी के साथ। रियलिटी यह है कि कई बार अननेसेसरी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दोबारा साइकिल कराने के लिए इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, रिपोर्ट छुपाई जाती है, मरीज को ब्लेम्ड किया जाता है। यहाँ इमोशंस ही सबसे बड़ी करेंसी है। डर दिखाकर कैंसर का इलाज बिकेगा, उम्मीद जताकर आईवीएफ बिकेगा, मजबूरी में डायलिसिस चलता रहेगा और मरीज वो समझता है मैं जी रहा हूं, पर असल में उसके जीने पर भी कोई कमाई कर रहा है। बीमारी अब मेडिकल इमरजेंसी नहीं रही, ये अब एक मौका बन गया है किसी के बोनस का, किसी के बिजनेस का, किसी के ब्रांड का, मगर इंसानियत का क्या?
क्या झोला छाप सिर्फ गांवों में होते हैं या आज के बड़े बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल में भी कोई आपको धोखा दे सकता है? पहले जब कोई बीमार होता था तो लोग कहते थे झोला छाप के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ इलाज कम और खतरा ज़्यादा होता था। लेकिन आज हालात उलट हो गए हैं। अब लोग झोला छाप से डरते नहीं बल्कि बड़े बड़े बढ़िया दिखने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल से डरने लगे हैं। झोला छाप बिना डिग्री वाला इलाज, गांव कस्बों में बैठते हैं, दवा का नाम याद होता है, इलाज का बेस नहीं, मरीज का रिकॉर्ड नहीं, हिसाब किताब कागज पर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। लेकिन कम से कम लोग जानते हैं कि वो डॉक्टर नहीं है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, दिखावा ब्रांड का, काम बिजनेस का, बड़ी बिल्डिंग, एसी क्लिनिक, चमचमाता रिसेप्शन, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, लेकिन टारगेट वाला इलाज, कंप्यूटराइज्ड फाइल, ईएमआर एप्स, लेकिन अंदर कट प्रैक्टिस। झोला छाप डराकर इलाज करता है, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विश्वास बेचकर इलाज करता है। अब समझते हैं क्या है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का टारगेट सिस्टम। हर विभाग को मिलता है कितने एमआरआई करने हैं, कितने आईसीयू में एडमिट करना है, कितने ऑपरेशन पूरे करने हैं, कितनी एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी करने हैं। डॉक्टर को परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस दिया जाता है। जो ज़्यादा टेस्ट और पैकेज प्रिस्क्राइब करता है वही टॉप परफॉर्मर बनता है। अब कोई पूछता नहीं क्या जरूरी है, क्यों? मरीज डरता है कहीं कुछ छूट गया तो। हॉस्पिटल स्टाफ ट्रेंड होता है डर को भरोसे में बदलने के लिए। बायोमेडिकल शब्दों का झांसा, फॉर्म भरवाने की हड़बड़ी और मरीज ईएमआई करवाता है इलाज की। उधार में जीता है जिंदगी और समझता है यही है मॉडर्न इलाज। कई बार डॉक्टर नहीं कंपनी चलाती है इलाज का फैसला। हॉस्पिटल्स का ओनर यानी कॉर्पोरेट ग्रुप फोकस होता है आरओआई पर यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर डॉक्टरी डिपार्टमेंट बन गया है एक बिजनेस यूनिट। डॉक्टर को निर्देश दिए जाते हैं आईसीयू में खाली बेड नहीं रहने चाहिए, हर दिन का रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए। तो फर्क क्या बचा झोला छाप और कॉर्पोरेट में? झोला छाप बिना डिग्री के, खुले में काम, सस्ता इलाज, मरीज डर के जाता है, गलती पकड़ी जाती है। वहीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डिग्री के साथ लेकिन बिना एथिक्स के, चमचमाते केबिन में, महंगा इलाज लेकिन कई बार संदिग्ध भी। मरीज भरोसे से फंसता है, गलती पर एनडीए साइन करवाया जाता है। असलियत यह है अब इलाज क्रीडेंशियल्स से नहीं इंटेंशन से होता है। चाहे सामने बैठा व्यक्ति एमबीबीएस हो या नहीं, अगर उसका मकसद आपकी बीमारी से पैसा निकालना है तो वो झोला छाप से कम खतरनाक नहीं है। कभी कभी फर्क सिर्फ डिग्री से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है क्या कोई आपको इंसान समझता है या ग्राहक। अब आगे हम जानेंगे जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड स्कैम। कैसे एक ही दवा को अलग पैकेट में 10 गुना महंगे दाम पर बेचा जाता है और कैसे मेडिकल स्टोर भी इस घोटाले में पार्टनर होता है। मान लीजिए आपको बुखार है, डॉक्टर ने एक दवा लिखी, नाम कुछ ऐसा पैराक्विक 650। आप मेडिकल स्टोर पर गए, दवा ली, बिल मिला 50 रुपए का। लेकिन क्या आपको पता है उसी दवा का जेनरिक वर्जन आपको 10 रुपए में मिल सकता था? फर्क बस नाम और कंपनी का ब्रांड। जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड में असली फर्क क्या है? जेनरिक दवा वही सॉल्ट, वही असर, कम कीमत। ब्रांडेड दवा वही सॉल्ट, फैंसी नाम, 5 गुना ज्यादा कीमत। फर्क सिर्फ पैकेजिंग और मुनाफे में होता है, लेकिन मरीज को बताया नहीं जाता, क्योंकि ज्यादा दाम पर बिकेगा तो मेडिकल स्टोर को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। फार्मेसी माफिया दुकान नहीं कमीशन काउंटर है। हर दवा पर एक एमआरपी होती है, मान लीजिए 100 रुपए, लेकिन दुकानदार को 30-40 रुपए लागत में मिलती है। बाकी का मुनाफा 60 से 70% तक। और अगर डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक ब्रांड की दवा लिखी है तो समझ लीजिए उस पर पीछे से एमआर या कंपनी का गेम चल रहा है। एक दवा 10 नाम 10 दाम। डॉक्टर, मेडिकल स्टोर और कंपनी तीनों को पता है कि फर्क सिर्फ नाम का है, लेकिन मरीज को लगता है कि महंगी दवा बेहतर होती है। यही है बड़ा ब्रांडेड भ्रम। जेनरिक मत लो, असर नहीं करता, ये झूठ कौन फैलाता है? कई डॉक्टर खुद मरीज को कहते हैं जेनरिक दवा मत लो, काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जेनरिक दवा पर कोई कमीशन नहीं और फार्मा कंपनी उसे प्रमोट नहीं करती, यानी इलाज नहीं हो रहा है, एक स्क्रिप्टेड सेल्स परफॉर्मेंस हो रही है।
मरीज की सोच महंगा है तो अच्छा होगा, सॉल्ट वही है, काम वही है, फर्क सिर्फ परसेप्शन का है। लेकिन परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है कि सस्ता मतलब घटिया और महंगा मतलब असरदार। सरकारी जेनेरिक स्टोर का हश्र क्यों बुरा है? सरकार ने पीएमबीजेपी यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना चलाई। बहुत सस्ते में दवाएं उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर वहां की दवा प्रिस्क्राइब नहीं करते, मरीज को जानकारी नहीं दी जाती। नतीजा यह है कि जेनेरिक स्टोर्स कस्टमर ना मिलने की वजह से बंद हो रहे हैं। आज दवा की दुकान सिर्फ दवा बेचने की जगह नहीं, वो मरीज के इलाज की दिशा तय करती है। कई बार दवा दुकानदार कहता है ये दवा नहीं है, ये ले लो, क्योंकि उसकी मार्जिन उसी में छिपी है। कई बार ग्राहक पूछता है कि सस्ती जेनेरिक वाली दवा है क्या, तो दवा दुकानदार कहता है कि वो काम की नहीं है, ये वाला ब्रांड लो। असल में वो काम की थी, मगर मुनाफा कम था। इलाज अब डॉक्टर और मरीज के बीच की चीज नहीं रही। बीच में एक इनविजिबल हाथ है जो ये तय करता है कि आपको कौन सी दवा दी जाएगी, किस दाम पर बेची जाएगी और कितना मुनाफा निकलेगा। अब हम जानेंगे कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपको बचाने के लिए नहीं, हॉस्पिटल को पैसे दिलवाने के लिए डिजाइन किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल का गठजोड़। अब आप सोचते होंगे चलो डॉक्टर, दवा, टेस्ट सब पैसा मांगते हैं, पर अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं तो सेफ हूं, है ना? सच ये है भाई, इंश्योरेंस स्कैम का ऐसा चालाक जाल बिछा है कि मरीज को पता ही नहीं चलता कि वो लूट का हिस्सा बन गया है। कैशलेस ट्रीटमेंट, नाम में शांति, अंदर से चालाकी। जब कोई मरीज इमरजेंसी में आता है और इंश्योरेंस कार्ड दिखाता है तो हॉस्पिटल कहता है सर सब कैशलेस होगा, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। रियलिटी ये है कि अब मरीज ओपन वैलेट बन जाता है, जिसका बिल हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर भरते हैं, लेकिन अपने फायदे के हिसाब से। कैसे बढ़ाया जाता है बिल, स्टेप बाय स्टेप समझिए। मान लेते हैं मरीज आता है सिर दर्द या मामूली तकलीफ लेकर, कहा जाता है ऑब्जर्वेशन में आईसीयू में रखेंगे। हर छोटी चीज का बिल बनाया जाता है, जैसे 800 रुपए पर इंजेक्शन, 300 रुपए ग्लव्स, 5000 रुपए मॉनिटरिंग चार्जेस, 15,000 पर डे आईसीयू बेड और भी कई अन्य चीजों के चार्जेस। 4-5 दिन में 1.5 से 3 लाख का बिल तैयार, और मरीज सोचता है कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से हो जाएगा। हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होता है। हॉस्पिटल जानता है कि इंश्योरेंस 70 से 80% तक पे कर देगा, इसलिए बिल इन्फ्लेट यानी बढ़ा दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी भी छोटे छोटे चार्जेस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो बल्क पेमेंट से सेटलमेंट करती है। हॉस्पिटल को पैसा मिल गया, इंश्योरेंस को पीआर मिल गया, पर सबसे बड़ा नुकसान होता है मरीज को। मरीज को कैसे लूटा जाता है? 50,000 का इलाज 1.5 से 3 लाख में होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कैशलेस है। हॉस्पिटल अननेसेसरी टेस्ट और रूम अपग्रेड करता है। कई बार दवाएं बाहर से नहीं लेने दी जाती ताकि वो भी बिल में जोड़ी जा सके। ऐसा बोला जाता है कि आपके इंश्योरेंस का अप्रूवल 2 लाख का आया है, तो इसमें हमसे भी प्राइवेट रूम दे रहे हैं। रियलिटी 50,000 वाले इलाज को 2 लाख तक खींचा जा रहा है। डिडक्टिबल, कोपे, रीइंबर्समेंट, मरीज को कौन समझाए? इंश्योरेंस पॉलिसीज में इतने जटिल टर्म्स होते हैं कि आम आदमी कंफ्यूज रहता है। डिडक्टिबल, शुरुआत में कुछ खर्च आपसे लिया जाएगा। कोपे, कुछ प्रतिशत भुगतान आपको करना पड़ेगा। रूम रेंट कैपिंग, रूम का भाड़ा लिमिट से ज्यादा गया तो बाकी सब कट जाएगा। रीइंबर्समेंट, पहले आप भरो फिर पैसा मिलेगा, और इस कंफ्यूजन में हॉस्पिटल मर्जी से चार्जेस जोड़ता है। अब फेक बिलिंग क्या होता है? कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो डेड पेशेंट के नाम पर भी एक्स्ट्रा स्टे, एक्स्ट्रा टेस्ट और फेक डिस्चार्ज समरी बनाकर क्लेम करते हैं। इंश्योरेंस वालों को भी कट मिलता है, इसलिए कई बार वो भी आंखें मूंद लेते हैं। अब सोचिए, आपने प्रीमियम दिया, ट्रस्ट किया और बदले में मिला इन्फ्लेटेड बिल, लो कवरेज और छिपे टर्म्स। तो इंश्योरेंस ने आपको बचाया या हॉस्पिटल और कंपनी को कमाई का जरिया बनाया? कैशलेस का मतलब यह नहीं है कि खर्च नहीं हुआ, बस फर्क इतना है पैसे आपने नहीं दिए पर आपकी पॉलिसीज ने दी, आपकी ट्रस्ट ने दी। इंश्योरेंस अब मदद नहीं, एक और डील बन चुका है जहां बीमा भी बिकता है और बीमार भी। आगे है सरकारी अस्पतालों को जानबूझकर क्यों बर्बाद किया जा रहा है।
क्यों लोग सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते? क्या ये योजना के तहत किया जा रहा है ताकि प्राइवेट सिस्टम मजबूत हो? सरकारी अस्पतालों की बर्बादी एक साजिश या सिस्टम की कमजोरी? अगर आप कभी किसी सरकारी अस्पताल गए हैं तो आपने क्या देखा? लंबी लाइन, टूटे बेड, बदबू, गुस्सैल स्टाफ और भगवान भरोसे इलाज। अब आप सोचिए, क्या ये सब ऐसे ही हुआ या फिर ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? भारत में सरकारी अस्पताल एक समय में जीवन रक्षक थे। पहले सरकारी अस्पताल ही इलाज का भरोसा थे। बड़े बड़े सर्जन सरकारी सिस्टम में थे। एमबीबीएस करके डॉक्टर वहीं जाते थे सेवा भावना के साथ। लेकिन आज ज्यादातर एमबीबीएस डॉक्टर कहते हैं सरकारी अस्पताल में मत जाओ यार, कुछ नहीं होता वहां। क्यों? स्टेप बाय स्टेप समझिए। सरकारी हॉस्पिटल की फंडिंग धीरे धीरे घटाई गई, स्टाफ कम भरा गया, वैकेंसीज खाली रखी गई, मशीन्स खराब हुई, रिप्लेस नहीं की गई, पेशेंट्स बढ़े, डॉक्टर्स नहीं बढ़ाए गए, इमेज खराब हुई, सरकारी में ठीक तरीके से इलाज नहीं होता, यानी जो बीमार सिस्टम था उसका इलाज ही नहीं किया गया। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खेल शुरू होता है। जब जनता परेशान हुई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एंट्री मारी। आइए सर, हम है ना, क्लीन रूम, एसी बेड, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, और देखते देखते इलाज एक उद्योग यानी इंडस्ट्री बन गया। अब जो मरीज पहले एम्स या सिविल हॉस्पिटल जाना चाहता था वो अब 5 लाख का लोन लेकर किसी भी XYZ मल्टी स्पेशलिटी में जाता है। आखिर क्यों बर्बाद हो रहे हैं सरकारी अस्पताल? ताकि लोग मजबूर हों प्राइवेट सिस्टम को अपनाने पर, ताकि बीमा कंपनियां कमाए, ताकि डायग्नोस्टिक लैब्स और फार्मेसी चेन्स ग्रो करे, ताकि मेडिकल एजुकेशन भी प्राइवेट हैंड्स में चला जाए। सरकारी अस्पताल तो बस गरीबों के लिए है, यह सोच लोगों में डाल दी गई है जानबूझकर। वहीं सरकारी डॉक्टरों को क्यों छोड़ा गया अकेले? एक डॉक्टर पर 300 मरीज का दबाव, छुट्टी नहीं, सुविधा नहीं, ड्यूटी 24/7 लेकिन सम्मान नहीं। वहीं सरकारी डॉक्टर कहते हैं हम इलाज से ज्यादा फाइल भरने में और गुस्से झेलने में समय बिताते हैं। प्राइवेट में जाओ तो पैसा है, सुविधा है, रेस्पेक्ट है, इसलिए सब उधर भागते हैं। वहीं सरकार भी प्राइवेट को प्रमोट कर रही है। इंश्योरेंस योजना जैसे आयुष्मान भारत प्राइवेट हॉस्पिटल को पेमेंट करती है। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत अस्पतालों का निजीकरण, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राइवेट सीटों का बढ़ना और सरकारी अस्पतालों की इमेज को बदनाम किया जा रहा है मीडिया के जरिए। सोचिए, एक सिस्टम को खराब करके दूसरा सिस्टम बेचना आसान होता है। लोगों का सरकारी अस्पताल से भरोसा टूटना मतलब प्राइवेट की जीत। जब आम आदमी यह मान लेता है कि सरकारी अस्पताल में ठीक तरीके से इलाज नहीं होगा और वहां कुछ नहीं मिलेगा, तभी प्राइवेट माफिया सफल होता है और आम आदमी लोन लेकर EMI पर इलाज कराता है। इंश्योरेंस के चक्कर में बीमारी का इलाज 50,000 रुपए की जगह 2 लाख में कराता है। वहीं सरकारी अस्पताल एक मकसद के लिए बने थे, हर इंसान को बराबरी से इलाज मिले, लेकिन अब उन्हें जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि इलाज अब एक हक नहीं एक कारोबार बन जाए। आखिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? समाधान क्या है? आम आदमी क्या कर सकता है? सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है और खुद को मेडिकल माफिया से कैसे बचाया जाए? अब तक आपने देखा कि कैसे मेडिकल स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि भरोसे का खेल बन गया है। डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवा, बीमा सबका अपना हिस्सा है इस खेल में। पर अब सवाल उठता है, हम क्या करें? क्या हम हमेशा लुटते रहेंगे या वक्त आ गया है जागरूक होने का, आवाज उठाने का और बदलाव लाने का? कैसे समझते हैं? इसमें पहला है जानकारी। इंफॉर्मेशन इज पावर। बीमार होने से पहले बीमारी के बारे में जानिए। टेस्ट और दवा के बारे में खुद भी गूगल करिए। अपने पास की सरकारी योजनाएं और जेनरिक दवा की जानकारी रखें। डॉक्टर से खुलकर सवाल करें, ये टेस्ट क्यों जरूरी है? क्या कोई सस्ती दवा नहीं है? दूसरा ओपिनियन ले सकता हूं क्या? जब आप सवाल पूछते हैं तो सिस्टम हिचकिचाता है आपको ठगने से। दूसरा है जेनरिक दवा अपनाइए, जेब भी बचेगी, सेहत भी। PMBJP प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की वेबसाइट पर जाएं, सॉल्ट का नाम जानें न कि ब्रांड। दवा खरीदते समय दुकानदार से साफ कहें जेनरिक चाहिए, ब्रांड नहीं। जेनरिक दवा लेना आपका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। तीसरा है प्रिस्क्रिप्शन को समझें, अंधविश्वास नहीं। डॉक्टर जो भी लिखे उसे पढ़ें, जरूरत हो तो फार्मासिस्ट से भी उसका अर्थ पूछें, हर जांच की वजह पूछें, हर
हर दवा की जरूरत पर समझ बनाएं। आपका शरीर है, फैसला आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि डॉक्टर के कमीशन के लिए। चौथा है, दूसरे डॉक्टर से राय लेना गलत नहीं है। इसे डॉक्टर शॉपिंग नहीं बल्कि सेकंड ओपिनियन कहते हैं। खासकर बड़े इलाजों में जैसे कैंसर, सर्जरी, आईवीएफ, डायलिसिस आदि से पहले 2 डॉक्टर की राय मिलने से आप समझ सकते हैं कि क्या इलाज सही दिशा में है या सिर्फ बिल बनाने के लिए किया जा रहा है। पांचवा है, सरकारी अस्पतालों को समझें, समर्थन करें। हर सरकारी अस्पताल बुरा नहीं होता। एमबीबीएस और पीजी डॉक्टर वहीं से पढ़कर निकलते हैं। कई बार कम सुविधाओं के बावजूद बेहतरीन इलाज मिलता है। आपको सरकारी अस्पताल के बारे में डराया गया है, उस डर को तोड़िए। अपने परिवार को जागरूक करें। सबसे ज्यादा जरूरी माता पिता, बुजुर्ग, गांव के रिश्तेदार, उन सबको इन सिस्टम के बारे में बताएं, उन्हें सिखाएं। फालतू टेस्ट से बचें। हमेशा दवा का जेनेरिक विकल्प पूछें। बिना पर्ची के दवा ना लें। सरकारी योजनाओं के बारे में जानें। एक परिवार जागरूक होगा तो एक मोहल्ला बदलेगा। 7वां है, भ्रष्ट सिस्टम पर चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। सोशल मीडिया पर गलत बिल या स्कैम का पर्दाफाश कीजिए। आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए। मेडिकल काउंसिल को शिकायत भेजिए। सरकार के हेल्थ पोर्टल पर फीडबैक दीजिए। अगर आप चुप रहेंगे तो सिस्टम और ताकतवर होगा। अगर आप आवाज उठाएंगे तो सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। इलाज का हक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर इंसान का अधिकार है। लेकिन जब ये हक धंधा बन जाए तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। अब वक्त है डर को हटाने का और जानकारी के साथ लड़ने का, क्योंकि इलाज व्यापार नहीं हो सकता और इंसान ग्राहक नहीं होता। मेडिकल स्कैम का सच जानिए, समझिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि एक सच लाखों झूठ पर भारी होता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कैसे इलाज अब सेवा नहीं एक कारोबार बन चुका है। कैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवा कंपनियां और इंश्योरेंस सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसता सिर्फ मरीज है। लेकिन याद रखना, अगर आप जागरूक रहेंगे तो कोई भी सिस्टम आपको इतनी आसानी से नहीं लूट पाएगा। अपने हक के लिए सवाल पूछिए, दूसरा ओपिनियन लीजिए, जेनेरिक दवाओं के बारे में जानिए और सबसे जरूरी अपने परिवार और दोस्तों को भी इस सच्चाई के बारे में बताइए, क्योंकि इलाज अब भी आपका हक है। उसे धंधा बनने मत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे शेयर करिए, ताकि लाखों लोग जो आंख बंद करके अस्पतालों में घुस जाते हैं वो भी अपनी आंखें खोल सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, इलाज इंसानियत है, व्यापार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।